हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अस्पताल में अपने आतंकी की मौत पर भड़का पाकिस्तान। अब भारतीय राजनयिक को किया है तलब। बहुत बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे। आतंकवादी की मौत पर दोस्तों भड़क उठा है पाकिस्तान, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर आसमान में ताइवान से पंगा ले रहा चीन। ड्रोन से फेंके फूड पैकेट, कहा तुम लोग खाने का खर्च नहीं उठा सकते। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर इसके पीछे चीन की बड़ी चाल दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के साथ हुई मुठभेड़ में दोस्तों 5 पाकिस्तानी सैनिकों और 4 आतंकी मारे गए। बहुत बड़ी खबर बताएंगे। साथ ही मिशन 2024 के लिए अमित शाह ने मंत्रियों को दिया ये मंत्र, आपको भी बताएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ साइरस मिस्त्री की मौत के बाद दोस्तों अब कार में सीट बेल्ट को लेकर दोस्तों नितिन गडकरी जी ने नया नियम लागू कर दिया है दोस्तों। जानना बेहद जरूरी, वरना कट सकता है कभी भी चालान। तो हर तरह की जानकारी से आपको अभी अवगत कराने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह अपने भारत देश को नंबर 1 बनते देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपने भारत देश के भारतीय सेनाओं में जो ताकत है दोस्तों वो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के अस्पताल में अपने आतंकी की मौत पर भड़का पाकिस्तान। भारतीय राजनयिक को किया तलब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में अपने एक आतंकवादी कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिक की कथित हत्या को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को यहां भारतीय दूतावास के प्रभारी को तलब किया है दोस्तों। तबाराक हुसैन नाम के पाकिस्तानी नागरिक ने सेना की एक चौकी पर हमला करने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। भारत में अधिकारियों ने कहा है कि हुसैन लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन का एक प्रशिक्षित सदस्य था और पाकिस्तानी सेना का एजेंट भी था। उसने 21 अगस्त को राजौरी के नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी और वो भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बाद में उसे राजौरी स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी सर्जरी की गई। इस दौरान सैनिकों ने उसकी जान बचाने के लिए 3 यूनिट रक्तदान भी किया, लेकिन 3 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। आपको दोस्तों ये कल हमने खबर बताया था, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है इसको लेकर वो यही है कि एक आतंकवादी की मौत पर दोस्तों पाकिस्तान बखेड़ा खड़ा कर रहा है दोस्तों, और भारतीय राजनयिक को तलब किया गया है दोस्तों। ऐसे में अब आप पाकिस्तान के इस एक्शन से समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान को अपने बाढ़ में मरने वाले बीमार और पीड़ित लोगों की चिंता नहीं है दोस्तों, बल्कि आतंकवादी मर गए हैं उसकी चिंता ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार को इससे साफ और क्लियर निकलकर दोस्तों बात सामने आती है कि कितना बड़ा आतंकवादियों का करता धरता है पाकिस्तान। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों इस खबर को लेकर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते हैं अगली और बेहतरीन बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आसमान में ताइवान से पंगा ले रहा है चीन। ड्रोन से फेंका फूड का पैकेट, कहा तुम लोग खाने का खर्च नहीं उठा सकते, ये लो फूड पैकेट्स। जी हाँ दोस्तों, ताइवान द्वारा ड्रोन पर गोलाबारी करने के बाद चीन ने सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं दोस्तों। ताइवान की सीमा पर चीन ने सिविलियन ड्रोन से खाने के पैकेट को गिराकर वहां के सैनिकों का मजाक उड़ाया है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर, खाने के पैकेट के साथ एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते, ये लो हमारा दिया हुआ खाओ। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही ताइवान के सैनिकों ने एंट्री ड्रोन गन से ड्रिल किया था। यह अभ्यास चीन के ड्रोन को जवाब देने के लिए किया गया था दोस्तों, लेकिन चीन ने ड्रोन से घुसपैठ करके फिर से ताइवान को घुसा दिया है। ड्रोन से हो रही घुसपैठ का जवाब देने के लिए ताइवान ने 45 सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी की है, लेकिन चीन ने इसका मजाक बना दिया और एक बार फिर ड्रोन से घुसपैठ कर दिखाने की कोशिश की। हथियारों की रेस में चीन से उसका कोई मुकाबला नहीं है, और यही वजह है दोस्तों कि चीन ने न सिर्फ ड्रोन से फिर घुसपैठ की है, बल्कि ताइवान की सीमा के अंदर घुसकर ड्रोन से खाने के पैकेट को भी गिराया है दोस्तों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पैकेट जिसमें एक चाय, अंडा और एक चाइनीज डिश झा काई शामिल है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि इस पैकेट को सिविलियन ड्रोन द्वारा लेकर जाया जा रहा था। ताइवान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ड्रोन ने जियामी से उड़ान भरी थी। खाद्य पैकेट के साथ एक पत्र भी पाया जिसमें ताइवान के लोगों का मजाक उड़ाया गया दोस्तों। पत्र में क्या लिखा था
हमने आपको बता दिया। ऐसे में चीन की तरफ से की जाने वाली दोस्तों इस छोटे से देश के लिए नीच हरकत को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। अगर चाइना आज सफल कंट्री है दोस्तों, आज समृद्ध है, तो क्या वो छोटे देश का मजाक उड़ाएगी इस प्रकार से? ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए चीन के इस हरकत से तो सबसे छोटी सोच वाला देश चीन ही है दोस्तों। इतना बड़ा होकर के भी वो सबसे छोटा कंट्री है दोस्तों। आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अफगान सीमा के सटे इलाके में हुई बड़ी मुठभेड़, 5 पाकिस्तानी सैनिक समेत 4 आतंकी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से लगी सीमा के पास एक खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के ठिकाने पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने छापेमारी की और इस कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है दोस्तों। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को भी मार गिराने में सफलता हासिल की। इंटर सर्विसेज पब्लिकेशन रिलेशंस ने पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की सूचना दी है दोस्तों। इंटर सर्विसेज पब्लिकेशन रिलेशंस ने मंगलवार को बताया है कि सेना ने सोमवार को उत्तरी वजीरिस्तान जिले के बोया इलाके में पूर्व खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान चलाया था और इस दौरान सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में सेना ने एक कैप्टन सहित 5 जवानों को खो दिया। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा, नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीद रहा है रसिया। जी हां दोस्तों, रूस का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट और तोप के गोले खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों। अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर सोमवार को जानकारी दी है कि रशिया का अलग थलग पड़े देश उत्तर कोरिया का रुख करना दर्शाता है कि निर्यात पर विभिन्न रोक तथा प्रतिबंधों के कारण रूसी सेना यूक्रेन में आपूर्ति की कमी का सामना कर रही है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रशिया भविष्य में उत्तर कोरिया से अतिरिक्त सैन्य उपकरण भी खरीद सकता है। समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एक खबर प्रकाशित की थी। अमेरिकी अधिकारी ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि रूस उत्तर कोरिया से कितने हथियार खरीदना चाहता है और ये खबर ऐसे समय में सामने आई है दोस्तों जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने रूसी सेना के यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए ईरान से ड्रोन हासिल करने की अगस्त में पुष्टि की थी। उत्तर कोरिया ने रशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग की है और यूक्रेन संकट के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से दोस्तों रशिया पर बैन लगाया गया है, अगर रशिया उत्तर कोरिया से हथियार खरीद रहा है दोस्तों, तो क्या आप इसको गलत कहेंगे या फिर हर देश अपने आप को सशस्त्र और मजबूत बनाने की कोशिश करता है दोस्तों, उसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े दोस्तों देश के लिए, देश का राष्ट्रपति जरूर वो कदम उठाएगा। ऐसे में दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को आप सही ठहराते हैं या गलत, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के अपने समकक्ष से की है मुलाकात, रक्षा सहयोग मुद्दे पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल शेखान बयार से मंगलवार को मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गति देने के तरीकों पर चर्चा की गई। राजनाथ जी सोमवार से मंगोलिया तथा जापान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात और वैश्विक भू राजनीति में उथल पुथल के बीच दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक व रक्षा संबंधों का विस्तार करना है। राजनाथ सिंह 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पर रहेंगे और ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा इस पूर्वी एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि मंगोलिया के रक्षा मंत्री शेखान बयार के साथ आज रचनात्मक बातचीत की। हमने भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को और गति देने पर गहन विचार विमर्श किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है राजनाथ सिंह जी को हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान ने नए आर्मी चीफ को लेकर दिया ऐसा बयान कि पूरे पाकिस्तान में मच गया बवाल, सेना भी आई विरोध में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सेना प्रमुख पर दिए बयान के बाद भारी बवाल मच गया है दोस्तों। पाकिस्तान की सेना ने जहां पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी इस बयान से दूरी
रणनीति बना ली है और विवाद बढ़ने के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई को भी सफाई देनी पड़ी। दोस्तों दरअसल इमरान खान ने फैसलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा था और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए चुनावों में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को देशभक्त सेना प्रमुख मिलता है तो वो मौजूदा शासकों को नहीं छोड़ेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन बोले तो ISPR ने बयान में कहा है कि सेना फैसलाबाद की एक रैली के दौरान पीटीआई अध्यक्ष द्वारा सैन्य नेतृत्व के बारे में अपमानजनक और गैर जरूरी बयानों से हताश है। जी हां दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें जहां अमेरिका के दो दुश्मनों ने दिखाई अपनी ताकत, एकजुट हुई सेनाएं, खुद पुतिन देखने पहुंचे वोस्तोक सैन्य अभ्यास। जी हां दोस्तों, चीनी सेना से जुड़े सैन्य अभ्यास में शामिल हुए व्लादिमीर पुतिन, बढ़ सकती है अमेरिका की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, रशिया ने हाल ही में चीनी बलों और दूसरे मित्र देशों की सेनाओं के साथ बड़े पैमाने पर एक सैन्य अभ्यास किया दोस्तों, जिसे खुद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देखने पहुंचे थे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह जानकारी लोकल न्यूज एजेंसियों को दे दी है। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास की शुरुआत 1 सितंबर को ऐसे समय पर हुई जब 6 महीने से अधिक समय से भी यूक्रेन युद्ध चल रहा है दोस्तों। और सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाले रशिया और चीन दोनों अमेरिका के साथ तनाव का सामना कर रहे हैं। पेस्कोव ने बताया है कि पुतिन मंगलवार को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सैन्य प्रमुख वालेरी गेरासिमोव से मिलने के लिए सर्गेवस्की मिलिट्री रेंज में थे और वो सैन्य अभ्यास के अंतिम चरण का भी निरीक्षण करेंगे। जी हां दोस्तों, जनरल गेरासिमोव ने व्यक्तिगत रूप से अभ्यास की देखरेख की, जिसमें कई पूर्व सोवियत देशों के साथ साथ चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया के सैनिक शामिल है। बुधवार तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में 50,000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 5,000 से अधिक हथियार, 140 एयरक्राफ्ट और 60 युद्धपोत शामिल है। यह अभ्यास हाल के वर्षों में रशिया और चीन के संयुक्त युद्धाभ्यास की सीरीज का एक हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और शेख हसीना ने की वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा। कुशियारा नदी जल बंटवारे के समझौते पर भी हुआ हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जल व्यापार, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों से जुड़े द्विपक्षीय विषयों की एक पूरी श्रृंखला पर व्यापक और उपयोगी चर्चा की। क्वात्रा ने बताया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद, सीमा प्रबंधन और सीमा पार अपराधों को लेकर हमारे घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में रेलवे इंफ्रा परियोजनाओं के विकास सहित हमारी विकास साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमत व्यक्त हुए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी रुचि रखती है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सीमा पार से 250 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में है दोस्तों, जिसके बाद अपनी सेना अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में आतंकवादियों के अड्डों पर करीब 250 आतंकियों के मौजूद होने संबंधी खुफिया जानकारी के बीच सेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सीमा पार से किसी भी नापाक प्रयास का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं दोस्तों। LOC पर कश्मीर के सबसे उत्तरी हिस्से केरन सेक्टर में अग्रिम चौकी पर तैनात सैनिक दोनों देशों के बीच पिछले साल फरवरी से संघर्ष विराम के बावजूद उच्च सतर्कता बरत रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान में चरम पर है महंगाई। लग्जरी श्रेणी में आई सब्जियां कीमतें 500% बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की अब महंगाई वृद्धि ने कमर तोड़ कर रख दी है दोस्तों। प्याज की कीमतें तो 600% तक बढ़ चुकी है और लग्जरी की श्रेणी में आ चुकी सब्जियों की कीमतें 500% बढ़ गई है दोस्तों। और ये आम पाकिस्तानी के वश के बाहर जा चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में बीते 5 दशकों में महंगाई अपने चरम पर है। आंकड़ों के अनुसार महंगाई 30% बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से शरीफ सरकार को खाद्यान्नों की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आलू, प्याज व टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार और आसमान छूती महंगाई ने पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर दुश्वारियां खड़ी कर दी
है दोस्तों, उस पर बाढ़ में बर्बाद हुई खड़ी फसलों ने खाद्यान्न संकट को जन्म दे दिया है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को इस और इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और शरीफ सरकार को सिर्फ मतलब है। तो इन चीजों से आप सभी जानते होंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर जनरल मनोज पांडे जी ने काठमांडू में नेपाली पीएम देउबा से की मुलाकात, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी और इस दौरान दोनों के बीच सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। और इससे पहले सोमवार को उन्हें राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि नेपाली पीएम के पास देश के रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी है। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल में हैं और इस दौरान वो देश के शीर्ष सैन्य और सैन्य नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जनरल पांडे अपनी यात्रा के दौरान अग्निपथ योजना में नेपाल से गोरखाओं को शामिल करने पर भी विचार विमर्श करेंगे। जनरल मनोज पांडे रविवार को अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर नेपाल रवाना हुए थे। वे 8 सितंबर को काठमांडू से नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर IMF के डील के बाद भी कम नहीं हो रही है मुश्किलें। विपक्ष ने रिपोर्ट संसद में पेश करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF ने 2.9 अरब डॉलर के कर्ज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही है दोस्तों। अब श्रीलंका में विपक्षी दल ने IMF के साथ हुए समझौतों को संसद पटल पर रखने की मांग की है। दरअसल 1 सितंबर को IMF के और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच लगभग 2.9 अरब डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा के तहत 48 महीने के कर्ज पर सहमति बनी है। बात करें एक और खबर की, जहां चंद्रिका कुमार तुंगा ने राजपक्षे परिवार पर साधा है सीधा निशाना। कहा उन्हें लगता था कि वे देश के मालिक हैं। जी हां, श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के शासन काल में लिए गए फैसलों और कामों की वजह से आज देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजपक्षे परिवार और उनके दोस्तों को लगता है कि वे देश और इसकी संपत्ति के मालिक हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर असम में ढाया गया एक और मदरसा, आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद लोगों ने लिया बहुत बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, असम में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। आतंकी संगठनों की संलिप्तता के बाद असम के गोपालपाड़ा जिले के पखीउरा 4 में एक और मदरसे को ढहा दिया गया। हालांकि इस बार इस मदरसे को गिराने में प्रशासन की नहीं बल्कि आम लोगों की भूमिका है दोस्तों। असम पुलिस ने लोगों की इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक इस मदरसे में 2 बांग्लादेशी रहते थे जो कि लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित करते रहते थे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासन ने राज्य के 4 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया था। जी हां दोस्तों, असम पुलिस ने गिराए जाने वाले 4थे मदरसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इसमें रहने वाले दोनों बांग्लादेशी नागरिक फिलहाल फरार हैं। जल्द ही उन्हें खोज कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें दोस्तों पब्लिक द्वारा उठाई गई इस कदम का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिकी यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे पीयूष गोयल जी IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में लेंगे भाग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को 6 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वो लॉस एंजलिस भी जाएंगे दोस्तों। इस दौरान वो भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि की रूपरेखा यानी IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। गोयल 8 और 9 सितंबर को लॉस एंजलिस में हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि की रूपरेखा की 2 दिन की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। सैन फ्रांसिस्को में पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर स्मारक का दौरा भी किया। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर मिशन 2024 के लिए अमित शाह जी ने मंत्रियों को दिया ऐसा मंत्र, विपक्ष चाटेंगे धूल। जी हां दोस्तों, भाजपा ने 2024 के आम चुनाव का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में शीर्ष नेताओं और
मंत्रियों की मेगा बैठक मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई है। दोस्तों सूत्रों ने कहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को पिछले चुनाव के तुलना में ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस करने के लिए कहा। भाजपा ने 2019 में 543 लोकसभा सीटों में से 303 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं विपक्ष ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थी दोस्तों, जिनमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 53 सीटें मिली थी। आपको बता दें, विपक्ष को कम से कम सीटों के दायरे में समेटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक में मंत्रियों को नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि संगठन है तो हम हैं, संगठन है तो सरकार है, संगठन को प्राथमिकता दें, संगठन में सभी का योगदान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, उन्हें नजरअंदाज ना करें। शाह ने नेताओं और मंत्रियों से कहा कि लाभार्थियों से मिले, उनका फीडबैक लें, उसे रियल टाइम में पार्टी को उपलब्ध कराएं। जिन मंत्रियों ने अपने प्रवास पूरे नहीं किए हैं वे जल्द अपना प्रवास पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको दोस्तों, बीजेपी का ये 2024 के लिए मंत्र काम आएगा दोस्तों? क्या विपक्ष को धूल चटा पाएंगे अमित शाह जी? क्या लगता है आपको दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर हफ्ते भर में दूसरी बार मिले शिंदे और राज ठाकरे। क्या रंग लाएगी दोनों की मुलाकात? बता दें, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव करीब आते ही मेल मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है दोस्तों। और इसी कड़ी में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की मुलाकात हुई। बता दें कि हफ्ते भर में दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात है दोस्तों। इससे पहले एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच 1 सितंबर को मुलाकात हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि 1 सितंबर को दोनों की मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का महाराष्ट्र दौरा प्रस्तावित था, तो वहीं इस बार दोनों की मुलाकात तब हुई है जबकि अमित शाह महाराष्ट्र से वापस लौट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ लड़ेगी बीएमसी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने कर दी बड़ी घोषणा। बताते बीएमसी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंबई के दौरे से इस चुनाव को लेकर बीजेपी की रूपरेखा लगभग साफ हो गई थी। अमित शाह जी ने कह दिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी इस जगह दिखानी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी की स्थिति स्पष्ट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, फडणवीस जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अगर पीएम पद का मोह नहीं है तो फिर दिल्ली में विपक्ष को एकजुट क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो एक के बाद एक विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 2024 में खुद को मोदी जी के समकक्ष खड़ा करने की मंशा के तहत नीतीश ये कवायद कर रहे हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार पीएम बनने की बात से इनकार कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि उनका मकसद केवल विपक्ष को एकजुट करना है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों पहले पटना में लालू, फिर कांग्रेस के राहुल गांधी और अन्य नेताओं से नीतीश की मुलाकात हो रही है, उससे नीतीश की मंशा का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार के रूप में अपने आप को नहीं देख रहे हैं दोस्तों, तो आखिर उनकी बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि झूठ बोल करके उनका पार्टी से पार्टी बदलना दोस्तों यही काम है। और उनको केंद्र सरकार यानी बीजेपी पार्टी दोस्तों बदलू दल बदलू कहती है। ऐसे में उनके बातों पर भरोसा करना तो जायज हो ही नहीं सकता दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर भी दे पाएंगे दोस्तों? क्या उनके आस पास भी भटक पाएंगे? क्या लगता है आपको? आपके क्या इस पर विचार है? कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजपथ का नाम बदलने के प्रस्ताव पर आज होगी एनडीएमसी की विशेष बैठक। जी हाँ दोस्तों, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बुधवार को एक विशेष बैठक करेगी। निकाय के पदाधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और इसे विशेष बैठक में परिषद के समक्ष रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों से ये सवाल है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना दोस्तों सही है या फिर राजपथ ही रहना चाहिए? आपके क्या विचार है बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर अब कार में सभी को लगानी होगी सीट बेल्ट। साइरस मिस्त्री के हादसे में मौत के बाद नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब से गाड़ी में हर किसी को सीट बेल्ट लगानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप फ्रंट सीट पर बैठे हो यानी सामने की सीट पर बैठे हो या फिर पीछे की सीट पर, सभी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहने
करने वाला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह जानकारी दी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान भी काटा जाएगा। पीछे किसी भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था होगी दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि पीछे की सीट पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजता रहेगा और इसको लेकर अगले 3 दिनों में इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था। दोस्तों मुंबई के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी और ये हादसा हुआ था। पुलिस को शुरुआती जांच में हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड से ओवरटेक लग रही थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या पीछे यानी कार में बैठे हुए लोगों को सीट बेल्ट अब लगाना होगा? दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।